बेसिक क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में फॉस्फीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वैसे ज़्यादा नहीं है, अभी प्रेजेंटली तो ये सिलेबस से रिड्यूस भी कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं और दो चार लाइन में ऑक्सो एसिड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे के ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, फॉस्फीन जो है वो बेसिकली जैसे अमोनिया होता है NH3, उसी कंस्ट्रक्शन टाइप का हमारा बनता है फॉस्फोरस के साथ फॉस्फीन गैस। इसका फार्मूला होता है PH3 और ये प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड के द्वारा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर और डाइल्यूट HCl, यानी कैल्शियम फॉस्फाइड लेंगे और वाटर के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे या फिर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो दोनों कंडीशन में आपको फॉस्फीन गैस मिलती है। रिएक्शन यहाँ है, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड है CH3P2 और 6H2O से कराएगा और वाटर से कराए तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में फॉस्फीन निकलेगी। अगर उसी कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl के साथ कराते हैं तो H फॉस्फोरस के साथ मिलकर के PH3 बनाएगा और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कैल्शियम से कंबाइन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है। इसी तरीके से ये लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए यह फॉस्फोरस को जब कॉन्सनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में अगर हम हीट करते हैं तो मिलता है। फॉस्फोरस को जब NaOH के कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में हीट किया जाता है CO2 के प्रेजेंस में तो हमको फॉस्फीन गैस मिलती है। तो उसका रिएक्शन हो जाएगा P4 फॉस्फोरस है, 3NaOH आपका कॉन्क है, ये कॉन्क है यहाँ पर, और वाटर के साथ मिला करके रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फीन निकलती है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। फिर अब ये जो फॉस्फीन निकलती है तो इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी रहती है, तो इम्प्योरिटी को अगर प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, तो टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटीज इट इज एब्जॉर्ब इन HI हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड टू फॉर्म फॉस्फेनियम आयोडाइड। PH4 जैसे अमोनियम का होता है ना NH4, तो वैसे ही फॉस्फोरस का PH4I। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड विच ऑन ट्रीटिंग विथ KOH गिव्स ऑफ फॉस्फीन। यानी सबसे प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको HI में एब्जॉर्ब कराते हैं। HI में जब एब्जॉर्ब कराते हैं तो उससे फॉस्फेनियम आयोडाइड बनता है और फिर फॉस्फेनियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं, KOH के साथ मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी फॉस्फीन अलग हो जाती है और फॉस्फेनियम ऑक्साइड है तो उसमें K के साथ मिल जाता है, यानी पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है। तो रिएक्शन आपका है कि PH4I जो बना है एब्जॉर्प्शन के बाद प्लस KOH दिए तो KI बन गया, H2O बन गया और PH3 निकल गई। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कलरलेस गैस है, जिसका स्मेल जो होता है, जैसे H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड का जो होता था रोटेन एक की तरह होता था, तो उसी तरीके से इसका होता है रोटेन फिश की तरह। तो इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ रोटेन फिश स्मेल एंड इज हाईली पॉइजनस, बहुत पॉइजनस होती है। इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, या अब प्योर फॉर्म में अगर है तो नॉन इन्फ्लेमेबल रहेगी, लेकिन अगर PH वेपर है, P4 वेपर है, चाहे P2H4 वेपर है, तो उस कंडीशन में उनके साथ मिल करके तब ये फ्लेमेबल हो जाती, इनफ्लेमेबल हो जाती है, इग्निट कर सकती है। इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विथ ट्रेसेज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनको लाया जाता है, मिलाया जाता है, तो वहाँ पर एक्सप्लोड कर जाती हैं, विस्फोट होता है। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में HNO3 है, Cl2 है, Br2 वेपर से, इन वेपर के साथ अगर फॉस्फीन गैस मिलती है तो वहाँ पर एक्सप्लोडिंग होता है। फिर ये वाटर में सोलेबल है लेकिन लेस सोलेबल है, तो इट इज स्लाइटली सोलेबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट
गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड H2। यानी इसका सॉल्यूशन जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और वाटर में डिजॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन को, जो वाटर सॉल्यूशन है, अगर उसको लाइट के प्रेजेंस में रखा जाए तो डिकम्पोज करता है लाइट एनर्जी गेन करके, और उसके डिकम्पोजिशन से आपको हाइड्रोजन और रेड फॉस्फोरस मिलता है। यानी वाइट फॉस्फोरस P4 का लिंक्ड फॉर्म मिलता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है तो लिंक्ड आप जाने हुए हैं, तो रेड फॉस्फोरस और H2 मिलते हैं। इसके बाद इसके कुछ ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे एसिड बने थे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसी तरीके से इसमें भी फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड्स बनते हैं और उनमें से कुछ कॉमन हैं, जैसे H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड, H4P2O6 ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के कुछ एसिड्स बनते हैं। इसके एसिड के एक दो कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद ये वीडियो शॉर्ट वीडियो ही होगा, कंक्लूड करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड जो बनते हैं उनमें से एक जनरल विशेषता होती है कि फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है। फॉस्फोरस कहीं भी होगा तो टेट्राहेड्रली, यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फॉस्फोरस एक है तो एक इधर होगा, एक इधर और एक इधर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फॉस्फोरस की विशेषता होती है कि हर फॉस्फोरस मोलेक्यूल जो होता है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा। और अदर एटम से उन एटम में विशेषता होती है कि एक एटम P डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा जरूर, एक एटम PO बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और कम से कम एक POH बॉन्ड होगा, P सिंगल बॉन्ड OH ये होगा। तो ये दोनों निश्चित रूप से रहेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ या अदर बॉन्ड जुड़ सकते हैं, OH भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी OH हो सकता है, मतलब PH बॉन्ड हो सकता है, चाहे POH बॉन्ड हो सकता है। लेकिन हर ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में कम से कम एक बॉन्ड P डबल बॉन्ड O होगा और एक बॉन्ड POH होगा, इसके बाद ही बाकी जो भी होगा। तो द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 5, फॉस्फोरस का मैक्सिमम +5 होता है, तो लोअर स्टेट में होंगे अगर कोई एसिड ऑक्सो एसिड, तो कंटेन इन एडिशन टू, अब इसमें जो लोअर में होंगे तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड ये तो कंपलसरी है कि रहेंगे, तो इसके अलावे इन एडिशन टू P डबल बॉन्ड O एंड P सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड्स आइदर PP बॉन्ड PP, जैसे कि H4P2O6 में है, या फिर PH बॉन्ड जैसे कि H3PO2 में है, जुड़े रहेंगे। लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, या तो ये रहेगा माने PH बॉन्ड रहेगा, नहीं तो PP बॉन्ड हो सकता है, इन दोनों के अलावे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यानी PP और PH दोनों बॉन्ड एक साथ नहीं रहेंगे अगर फॉस्फोरस का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है तो। फिर दीज एसिड्स इन +3 OH मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस टेंड टू, इनकी विशेषता होती है कि अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, लोअर वाले जो हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो हैं फॉस्फोरस एसिड, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट जब हीट किया जाता है उनको तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और क्या क्या बनता है, तो फॉस्फोरस का एक कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी कंपाउंड बनेगा और कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनेगा। यानी +3 वाले एसिड जो हीट किए जाएंगे तो टूटेंगे, तो अपने से हायर यानी +5 का भी देंगे और अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देंगे। तो स्टेट जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है H3PO3, अगर इसको हीट किया जाता है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, टूटता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करके हमको ऑर्थोफॉस्फोरस था, यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस था तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देता है H3PO4, और PH3 यानी फॉस्फिन देता है। उसका रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि 4H3PO3 हीट करने पर
3H3PO4 आया और आपका PH3 कंपाउंड बन गया। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ये +3 वाला था। तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्लियर है कि जैसे O का 2 होता है तो O3 है तो -6 हुआ, यहाँ पर +3 है तो इसका भी +3 होना चाहिए, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है और यहाँ पर 8 हो गया, तो -8 है +3 है तो P का +5 होगा, इसका +5 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा +3 है और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका PH3 है तो हाइड्रोजन का +1 हो गया, तो +1 के साथ ये किया तो आपका -3 हो गया। तो इस तरीके से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, लोअर में और हायर में। अब इसके बाद हम देखते हैं द एसिड विच कंटेन pH बॉन्ड। अब इनमें भी विशेषता होती है कि जो pH बॉन्ड जिनमें होता है, P डबल बॉन्ड O और P सिंगल बॉन्ड OH के अलावा जिसमें pH बॉन्ड होता है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी उनको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जो आपका PH3 वाला है और इसमें pH बॉन्ड है, तो ये आपका एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 pH बॉन्ड होते हैं। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो H3 है, कंस्ट्रक्शन बनाने का सिंपल तरीका देखिए, इसका जैसे देखते हैं P है तो डबल बॉन्ड से O तो एक लगाना ही है, तो PO डबल बॉन्ड से लगा दिए। इसके बाद अब यहाँ पर H3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2। तो जब PO2 होगा तो एक तो O हो गया यहाँ पर P से और एक हो गया OH, ये तो रहेगा ही। अब दोनों O तो ख़त्म हो गया, तो अब केवल हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन ही आएगा यहाँ पर, H हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा। तो इस तरीके से इसमें 2 pH बॉन्ड हो जाते हैं। तो जब 2 pH बॉन्ड हो जाते हैं तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है और ये मेटल के जो कंपाउंड्स हैं, साल्ट्स हैं, तो उनको मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो उनको मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रिएक्शन कि 4AgNO3 + 2H2O + H3PO2 हुआ, तो ये 4Ag हो गया + 4HNO3 + H3PO4 बन जाता है आपका। तो इस तरीके से AgNO3 का Ag में रिडक्शन हो गया इसके कारण। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें pH बॉन्ड जो था वो ज़्यादा था। तो जितना ही pH बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब दिस pH बॉन्ड्स आर नॉट अब देखो इसकी एक विशेषता है कि जब इसकी बेसिडिटी, चूँकि एसिड है तो उसकी बेसिडिटी काउंट करनी होगी, तो बेसिडिटी काउंट करने के लिए कितना होगा, तो जितना डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। तो अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 है, इसमें भी 3 है। तो रियल में उसका जानना जरूरी है क्या उसकी बेसिडिटी 3 ही है या कुछ और है। तो उसकी एक्चुअल में बेसिडिटी 3 नहीं होती, क्योंकि जो pH बॉन्ड होते हैं तो वो उसमें का H अलग नहीं होता है, यानी pH बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल होता है, वो आयोनाइज नहीं हो सकता। तो जब pH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने के कारण आयोनाइज नहीं हो पाता तो हाइड्रोजन कौन वाला हटता है, तो हाइड्रोजन जहाँ पर POH बॉन्ड होता है वही OH में का हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। याद रखिएगा कि फॉस्फोरिक एसिड में जब भी आयोनाइजेशन की बात आएगी तो जितना उसमें OH का होगा, OH वाला में से जितना हाइड्रोजन होगा वही डिस्प्लेस होगा, केवल pH बॉन्ड वाला यानी H बॉन्ड के साथ, H के साथ जो P का बॉन्ड बना होगा वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होता है, वो एज यूजुअल इन द स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो वही बात कहता है यहाँ कि द pH बॉन्ड्स आर नॉन आयोनाइजेबल टू गिव H+ and only those H atoms which are attached with oxygen in POH bond, यहाँ पर O के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो फॉर्म
आर आयोनाइजेबल एंड कॉज बेसिडिटी। तो देयरफॉर अब H3PO3 का हम देखते हैं। तो देखो H3PO3 का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले तो P से एक O बना दिए, इसके बाद यहाँ पर O2 बच गया, हाइड्रोजन 3 है, तो जाहिर सी बात है कि 2 OH बनेगा और एक H बनेगा। ऐसे ही बनाना है स्ट्रक्चर कि P से पहले एक O को डबल बॉन्ड लगाओ, इसके बाद ऑक्सीजन जितना बचता है, हाइड्रोजन जितना बचता है, तो देख लो जितना ऑक्सीजन उतना हाइड्रोजन OH बनेगा। अब बाकी जो हाइड्रोजन होगा वो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर O तो एक निकल गया, तो अब 2 O बचे और H 3 है, तो 2 OH बनेगा, एक H बनेगा। तो बॉन्ड हो गया हमारा P डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड OH, ये OH और एक H बना। तो यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब ये डिस्प्लेस हो गए, आयोनाइज होगा, तो आयोनाइजेशन में आपका ये वाला H ज्यों का त्यों रहेगा, वो नहीं हटेगा। हटेगा कौन? तो ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल दिख रहे हैं, यानी इसकी बेसिसिटी आपकी 2 हो गई। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ये H3PO4 को, तो H3PO4 में हम देखते हैं कि P के साथ एक तो हो गया ऑक्सीजन, तो अब 3 ऑक्सीजन भी बचा है और 3 हाइड्रोजन भी बचा है। तो इस कंडीशन में 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन आपस में मिलकर के 3 OH ग्रुप बनाएंगे, यानी H इसमें अलग से नहीं बचेगा। तो इसका आयोनाइजेशन जब होगा तो इसमें 1 2 और 3 तीनों हाइड्रोजन आपके डिस्प्लेसेबल हैं, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी आपकी 3 हो गई, जबकि इसकी बेसिसिटी 2 थी। तो इस तरीके से किसी भी अगर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का अगर निकालना हो बेसिसिटी, तो वहाँ पर निकालने के लिए आप देखिए, पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए, या फिर मोटा ऐसे भी रफली हिसाब लगा सकते हैं कि एक O के साथ तो रहेगा जनरली, और इसके बाद जितने ऑक्सीजन बचते हैं और हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन अगर जितना ऑक्सीजन है उतना ही है हाइड्रोजन भी, जैसे कि इसमें था, एक हटाने के बाद 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो 3 OH ग्रुप बनेंगे, यानी इसकी बेसिसिटी भी हो जाएगी 3। इस केस में हम देख रहे थे कि एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे थे, तो 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन थे, तो 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 OH ग्रुप बनाएंगे, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जनरली एक ऑक्सीजन को हटाने के बाद आप सीधे भी काउंट कर सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला दिया गया उसके एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद P के साथ जो O बचता है, तो जितना O बचेगा उतना ही OH ग्रुप बनेगा, यानी उसकी बेसिसिटी भी उतना ही होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग O एटम्स। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ पर ग्रुप 16 की शुरुआत करेंगे। आप ग्रुप 15 के वीडियोज को अच्छे से देख करके रिप्ले करके इनको समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ऐसे आप जानते ही हैं कि इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ज़्यादा रटने वाला है, इसमें फैक्ट जो दिए जाते हैं बहुत मिला जुला कर नहीं देते, जितना फैक्ट है उतना इम्पोर्टेंट बात को लिखना ही पड़ता है, इसलिए इसका थोड़ा नोट्स भी ज़्यादा होता है। आप जनरली क्वेश्चन भी लिखते हैं, आंसर भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लिखना रहता है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज, उससे कम फिजिकल में, और सबसे कम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है आपका ऑर्गेनिक में। तो आप इनऑर्गेनिक चल रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक सीरीज में आपको थोड़ा सा लिखना ज़्यादा होगा, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना ही टॉपिक लिख रहे हैं, उतना ही बात लिख रहे हैं जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कम आपको नहीं जाना, उतना कम से कम इम्पोर्टेंट बात को जानना है, हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन का अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है छोटों के लिए कि आप इनको नोट तैयार करें प्रॉपर वे में, और उनको बाय हार्ट कर लें, समझें, 1-2 बार बुक रीडिंग करें, नोट्स तैयार करें, नोट्स को रटें, वीडियो को देख करके अपना हेल्प लें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। चैनल अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करें, और कमेंट आजकल आपके बहुत कम आ रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को देखें और उनसे रिलेटेड कमेंट भी हमें दें, ताकि हम आपके लिए और यूजफुल थिंग्स ऐड कर सकें इसमें। और मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रुप 16 एलिमेंट्स के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।